नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने G7 राष्ट्रों को भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव प्रयासों में निवेश का दिया आमंत्रण। कहा, भारत में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी का बड़ा बाजार उभर रहा है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक आज से। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री लेंगे भाग। भारत निर्वाचन आयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज मामले में आज करेगा सुनवाई। मुख्यमंत्री आयोग के समक्ष रखेंगे अपना पक्ष। और यूनिफर U23 5 देशों की हॉकी प्रतियोगिता में सिमडेगा की ब्यूटी डुंगडुंग को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का मिला पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समूह के देशों से आग्रह किया है कि वे हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, सतत जीवन शैलियों और वैश्विक कल्याण के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए एक बड़ा बाजार उभर रहा है। श्री मोदी ने G7 देशों से इस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और विनिर्माण में निवेश करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के दौरान भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल इस्तेमाल से कई तरीके निकाले। उन्होंने G7 देशों को इन नवाचारों को अन्य विकासशील देशों को उपलब्ध कराने में भारत की सहायता करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी बल दिया कि ऊर्जा संसाधनों पर केवल अमीरों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, गरीब परिवारों का भी ऊर्जा संसाधनों पर समान अधिकार है। श्री मोदी जर्मनी के श्लॉस एल्माउ में जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य सत्र में बोल रहे थे। G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। श्री मोदी जर्मन चांसलर के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के श्लॉस एल्माउ में G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्जे से मुलाकात की। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में आमंत्रण के लिए श्री सोल्जी का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने अपनी हरित और सतत विकास भागीदारी आगे बढ़ाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर विलियन के बीच भी शिखर सम्मेलन से अलग बातचीत हुई। व्यापार सहयोग मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में सहयोग, उभरती प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक संपर्कों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ भी अलग से बैठक हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में विशेष रूप से वर्ष 2019 में रणनीतिक सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने विकासशील देशों में कोविड टीके के निर्माण का समर्थन करने वाले विश्व व्यापार संगठन के हाल के समझौते का स्वागत किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों देशों के लिए कोविड महामारी की रोकथाम और उपचार से संबंधित ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधान लागू करने में छूट का सुझाव देते हुए पहला प्रस्ताव पेश किया था। जर्मनी से लौटते हुए आज प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। वे वहां के पूर्व राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर व्यक्तिगत रूप से संवेदना प्रकट करेंगे। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री आज रात स्वदेश के लिए रवाना होंगे। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक आज से चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को 2 दिन की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भाग लेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। दिल्ली में पिछली बैठक में वस्त्रों पर जीएसटी दरों में बदलाव का निर्णय टाल देने की सिफारिश की गई थी। परिषद ने वस्त्रों पर 5% की दर बनाए रखने का सुझाव दिया था। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2017 के बाद से भारत में आय असमानता में कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोविड महामारी के दौरान भी देश में आय असमानता घटी। स्टेट बैंक के ग्रुप मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कोविड महामारी के दौरान आबादी के एक बड़े हिस्से को आमदनी बंद हो जाने के संकट से उबारा। रिपोर्ट के अनुसार भारत का निर्धनता अनुपात वर्ष 2011-12 के 21.9% से कम होकर वर्ष 2020-21 में 17.9% पर आ गया। सरना धर्मकोड की मांग को लेकर 30 जून को
दिल्ली के जंतर मंतर में सरना धर्म कोड रैली का आयोजन किया गया है। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सालखन मुर्मू ने कहा कि सरना धर्म कोड उनकी भाषा, संस्कृति, विशिष्ट परंपराएं और अस्मिता अस्तित्व के लिए जरूरी है। धरना प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन पत्र प्रदान किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के शुरू होने में अब केवल 17 दिन का समय शेष है। सभी विभाग अपनी ओर से तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। 2 वर्ष बाद श्रावणी मेला लग रहा है। इस वर्ष कांवर लेकर आने वाले कांवरियों की संख्या भी अधिक होने की संभावना है। श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार से लेकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य महकमा भी तैयारी में है। राज्य मुख्यालय रांची से श्रावणी मेला को लेकर देवघर और दुमका के लिए प्रथम व द्वितीय बैच मिलाकर कुल 600 पारा मेडिकल कर्मियों की प्रतिनियुक्ति संबंधित सूची जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराई गई है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। कोरोना के 257 मामलों में सबसे अधिक रांची में 118 केस सक्रिय हैं। आज 24 घंटों में कोरोना से 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 9 जिले से कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बोकारो से 1, देवघर से 6, पूर्वी सिंहभूम से 5, गुमला से 1, हजारीबाग से 1, खूंटी से 1, कोडरमा से 1, पाकुड़ से 3 और रांची से 13 मरीज मिले हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारत निर्वाचन आयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज मामले में की गई शिकायत की सुनवाई आज करेगा। मुख्यमंत्री को इस मामले में आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखना है। मुख्यमंत्री कल ही दिल्ली से रांची लौट गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने वकील के माध्यम से पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले 31 मई और 14 जून को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से यह सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। 14 जून को सुनवाई में राज्यसभा चुनाव में व्यस्तता और अपने वकील की तबियत खराब रहने का हवाला देकर मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग से अतिरिक्त समय की गुहार लगाई थी। इस पर निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई 28 जून को होगी। इस तिथि को हर हाल में जवाब दाखिल करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने का यह अंतिम मौका होगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। सत्र अगस्त के पहले सप्ताह तक चलेगा। इस संबंध में सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र में 5 से 6 दिन कार्य दिवस होने की संभावना है। इस दौरान सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य किए जाएंगे। गढ़वा जिले में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय की संयुक्त पहल पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय औद्योगिक अप्रेंटिस मेले में प्रशिक्षित 250 बेरोजगारों में से 130 युवकों को विभिन्न कंपनियों की ओर से रोजगार दिया जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की संयुक्त पहल पर यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला का आयोजन किया गया था। गढ़वा जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हसकेल में आयोजित इस मेले में 5वीं से 12वीं पास, स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होल्डर, ITI डिप्लोमा पास, ग्रेजुएट और ITI पास बेरोजगार करीब 250 प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके आयोजकों ने हिस्सा लिया। इसमें से 130 प्रशिक्षणार्थियों को मेले में पहुंची विभिन्न कंपनियों द्वारा शॉर्ट लिस्ट
किया गया है। इस अवसर पर विशेष रूप से मेले में आए हुए नियोजन पदाधिकारी मुख्यालय रांची द्वारा अप्रेंटिस मेले में आए हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों को अप्रेंटिस पोर्टल के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि समय समय पर इस प्रकार के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला का आयोजन होता रहेगा। इसका बेरोजगार युवाओं को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए युवाओं को अपने जिला नियोजनालय में निबंधन कराना जरूरी बताया। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। दुमका में राजभवन के समीप दुमका हवाई अड्डा मार्ग पर सड़क पर आज अचानक जमीन के नीचे आग लग गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन वाहन आग पर काबू पाने में जुटी। 1 घंटे के कड़ी मशक्कत के बावजूद राजभवन के पास सड़क में लगी आग को बुझाया नहीं जा सका है। दमकल अधिकारी के अनुसार दमकल पानी खत्म होने के बावजूद आग ठंडा नहीं हुआ है, बल्कि इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। आग लगने का कारण बिजली के खंभे से जुड़ा अर्थिंग का तार जमीन से लगा है, जो शॉर्ट सर्किट करने से आग लगी है। गिरिडीह जिला प्रशासन आर्थिक अपराध को रोकने के लिए छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। इसी सिलसिले में जिला टास्क फोर्स की टीम ने तीसरी थाना क्षेत्र से माइका ढिबरा का काम करने वाले व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 3 गोदामों को सील किया है। टास्क फोर्स में जिले के सदर पुलिस उपाधीक्षक मुकेश महतो, खोरी महुआ के अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र सिंह, जिला खनन अधिकारी सतीश नायक समेत कई अधिकारी शामिल थे। जिला प्रशासन ने लगातार 5 घंटे तक छापेमारी की। खोरी महुआ के एसडीपीओ मुकेश महतो ने कहा है कि आर्थिक अपराध के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। जिला खनन अधिकारी सतीश नायक ने कहा कि अवैध ढिबरा का भंडारण करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वन भूमि पर अवैध खनन के मामले में वन विभाग एफआईआर दर्ज कराएगा। यूनिफर U23 5 देशों की हॉकी प्रतियोगिता में सिमडेगा जिले की ब्यूटी डुंगडुंग को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला है। रांची पहुंचने पर तीनों खिलाड़ियों ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे का स्वागत किया जाएगा। इसे लेकर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कहा है कि हमारे तीनों ही खिलाड़ी और भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। इन तीनों खिलाड़ियों के झारखंड आगमन पर हॉकी झारखंड की ओर से शानदार स्वागत किया जाएगा। उल्लेखनीय यह है कि आयरलैंड में आयोजित यूनिफर U23 5 नेशन हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का नीदरलैंड के साथ खेला गया। मैच में भारतीय टीम को नीदरलैंड ने 4-1 के अंतर से हराया। इस तरह से भारतीय टीम उपविजेता बनी। फाइनल मैच में भारतीय टीम की ओर से एकमात्र गोल ब्यूटी डुंगडुंग ने किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड के 3 खिलाड़ियों ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे ने भी अपना हुनर दिखाया। इन तीनों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया। प्रतियोगिता में कुल 4 गोल करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की उपकप्तान ब्यूटी डुंगडुंग को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से नवाजा गया। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारतीय समयानुसार आज रात 9 बजे डबलिन में खेला जाएगा। 2 मैचों की श्रृंखला में रविवार को वर्षा से बाधित और संक्षिप्त किए गए 12 ओवरों के पहले मुकाबले में भारत ने मेजबान आयरलैंड को 7 विकेट से हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने G7 राष्ट्रों को भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव प्रयासों में निवेश का दिया आमंत्रण। कहा, भारत में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी का बड़ा बाजार उभर रहा है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक आज से। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री लेंगे भाग। भारत निर्वाचन आयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज मामले में आज करेगा सुनवाई। मुख्यमंत्री आयोग के समक्ष रखेंगे अपना पक्ष। और यूनिफर U23 5 देशों की हॉकी प्रतियोगिता में सिमडेगा की ब्यूटी डुंगडुंग को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का मिला पुरस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।